चीजें, इसको पढ़ते देखो। संकर का मतलब होता है मिला जुला रूप उसका, ठीक है ना, किसी शब्दों का। तो हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना लिए गए हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो किसी दो भाषाओं के द्वारा, दो भाषाओं का मिश्रित रूप है, दो भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उदाहरण भी दिया आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने उदाहरण दिया आपके वर्षगांठ, इसमें वर्ष तो संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। फिर रेल यात्री देखो, रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्री हिंदी का शब्द है, तो दो भाषाओं से मिलकर बना है रेल यात्री। टिकट कर देखो, टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है, तो ये भी दो भाषाओं से मिलकर बना। जांच करता, जांच फारसी का है, हमने अभी फारसी शब्द पढ़ा, जांच करवाई और फिर डॉक्टर ने दवा दी तो जांच शब्द आया वहां पे देखो। और करता हिंदी का शब्द हो गया, तो ये दोनों भाषाओं के मिलकर बना हुआ शब्द है, इसलिए ये शब्द ऐसे हो गए, संकर शब्द कहलाए। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते। कल पूछूंगा सारे सवाल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम रचना के आधार पर शब्द। ये हमने जो 5 प्रकार पढ़े बेटा अभी, ये सब उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर थे। कोई भी कोई स्रोत है इनका पैदा होने का, उत्पत्ति होने की, ठीक है ना। और इनकी उत्पत्ति हुई है, इन शब्दों की उत्पत्ति हुई, किसी किसी भाषा से शब्द बने हैं, इसलिए इनको उत्पत्ति के आधार पर कहा गया हम लोगों ने। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं अब दूसरा प्रकार। ये तो उत्पत्ति के आधार पर तो हो गए 5 प्रकार। अब पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। सबको आवाज क्लियर आ रही नहीं बेटा? ठीक है बेटा, कोई बच्चा इधर उधर नहीं हो, ठीक है ना। सब बुक में स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखें, आवाज सबको आ रही है। सब बड़े बच्चे हो आप लोग, तो आप लोगों को बार बार कहना नहीं पड़े मुझे, ठीक है ना। सब अच्छे से बैठो और अच्छे से बैठ के आप लोग मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और समझिए बेटा, है ना। हम सबसे पहले रचना के आधार पर अब पढ़ रहे हैं। इसके अंदर पहला पढ़ रहे हैं रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है देखिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखो, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, देखो किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु या स्थान के लिए वर्षों से, हजारों वर्षों से वो शब्द उनके लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इस कारण उनने विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, वो रूढ़ शब्द कहलाए। देखो, ऐसे शब्द हैं जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, किसी दूसरे के लिए वो शब्द प्रयुक्त नहीं करते, वो शब्द उसके लिए पर्टिकुलर हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वो उसके लिए प्रचलित हो गया, विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रचलित हो गया, वो रूढ़ शब्द कहलाए। जैसे दूध, अब दूध हजारों सालों से दूध शब्द है, वो सिर्फ दूध के लिए बोला जाता, दूध, दूध किससे और नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये हजारों वर्षों के लिए सिर्फ इस दूध नाम की वस्तु है, उसके लिए ये प्रचलित हो गया विशिष्ट अर्थ के रूप में, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ हो गए मतलब इनके लिए फिक्स हो गए, रूढ़ का मतलब इनके लिए एक मतलब फिक्स, इनके लिए ही बनना, इनके लिए वो सब फिक्स हो गया, इसलिए इनको रूढ़ कहा गया। फिर देखो गाय, गाय शब्द है गाय के लिए बना है, रोटी शब्द रोटी के लिए ही बना है, दीपक शब्द सिर्फ दीपक के लिए बना, पेड़, स्त्री, ये ऐसे शब्द हैं जो ये लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये इन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के लिए प्रचलित हो गए हैं विशिष्ट अर्थ के रूप में, कि इनके नाम से और कोई चीज इस दुनिया के अंदर नहीं है। अब देखो, ये नोट के अंदर सर ने एक चीज बताई है, वो लिखी है, इन शब्दों के टुकड़े करने पर स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं कि उनके टुकड़े कर दोगे तो उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप देखो, गाय के टुकड़े करो तो इसके जो पीछे शब्द टुकड़े होंगे उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आप दूध के टुकड़े कर लो, उनके शब्दों के अर्थ टुकड़े करने के बाद में कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई ना आपको? टुकड़े करने के बाद में स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। हाँ, ये जो रूढ़ शब्द होंगे उनके टुकड़े करोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा आपके सामने, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो हो गए रूढ़। रूढ़ का मतलब इनके लिए जो शब्द हैं किसी व्यक्ति, वस्तु के लिए फिक्स हो गए हैं, ठीक है ना, विशिष्ट अर्थ के रूप में फिक्स हो गए, रूढ़ हो गए, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर
ये हैं जो अपने इनका विशिष्ट अर्थ कोई अर्थ नहीं निकलता टुकड़े करने के बाद में। अब देखो इसके रचना के आधार पर शब्दों के अंदर दूसरा आता है यौगिक शब्द। देखो समझिए बहुत आसान है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। बेटा समझिए, सबका स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, है ना? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और एक एक लाइन को समझिए, एक एक शब्द को समझिए कि सर रूट में क्या समझाया था, यौगिक में क्या समझा रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। ये मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारी बातें अपने दिमाग में सोचते रहिए आप लोग। अब देखो सर क्या कह रहे हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के योग से बने हो, योग कौन कौन सा हो सकता है? देखो देखो संधि में भी योग होता है, ठीक है ना, दो शब्दों का योग होता है, संधि के अंदर वर्णों का योग होता है, समास के अंदर भी योग होता है, उपसर्ग के अंदर भी योग से बनते हैं और प्रत्यय भी योग से बनते हैं। ये सारे शब्द हैं वो योग से बनते हैं। कैसे? देखो विद्यालय, तो कैसे बना विद्यालय? आज मेरा विद्या प्लस आलय, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, आज चल नहीं रहा है मेरा। अरे वो, अरे वो क्या मैंने बनाया था तो वो मेरे लड़के ने कहीं बाहर डाल दिया उसको, इसलिए मिला नहीं वो। आज नया बनाएंगे उसके लिए। कल आपको बताएंगे लिखने का। अब देखिए बेटा आगे देखो, तो देखो विद्या प्लस आल्य से बना है विद्यालय। कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण और अर्पण दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यौगिक शब्द हो रहे हैं। प्रेम सागर, राजमाता, प्रेम सागर प्रेम का सागर, ठीक है, राजमाता राजा की माता, प्रतिदिन प्रति, प्रतिदिन, दूध वाला दूध, और दूध प्लस वाला, ठीक है ना, दूध वाला दूध देने वाला। तो देखो ये शब्द है ना, आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है? तो यौगिक शब्द के अंदर संधि आती है, समास आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है। क्योंकि सर इस सब के अंदर दो शब्द का योग होकर ही बनता है, ये सब के अंदर योग होता है, इन सब के अंदर सर योग होता है। संधि में भी होता है, समास में भी होता है, उपसर्ग में भी होता है, प्रत्यय में भी होता है। इसलिए यौगिक शब्दों के अंदर ये सारे इन शब्दों के उदाहरण आएंगे, संधि के उदाहरण आएंगे, समास के आएंगे, उपसर्ग के आएंगे, प्रत्यय के आएंगे, ठीक है। ये देखो यौगिक शब्द, वापस परिभाषा पढ़ लीजिए। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द कहलाते हैं। बस योग से कौन कौन से शब्द बनते हैं अपने, एक तो संधि शब्द बनते हैं, एक समास शब्द बनते हैं, उपसर्ग बनते हैं, सर प्रत्यय बनते हैं। बहुत आसानी से सर समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना बेटा? समझ में आया बेटा? चलो अब अब एक बहुत प्यारा शब्द पढ़ रहे हैं, योग रूढ़। यौगिक शब्द के अंदर एक शब्द आ रहे हैं अपने योग रूढ़। नवीन क्या हुआ? योग मेरा है ना। चलो क्लास तो अब थोड़ी रही है, अपना चल जाएगा, इतना मेरी बैटरी ज़्यादा चलती है। योग रूढ़, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से बना है। देखो ये भी यौगिक शब्द हैं, लेकिन ये यौगिक शब्द अलग अलग अर्थ देंगे। वहाँ पे विद्यालय आया है आपके, तो वो अलग अर्थ नहीं देता है, ये यौगिक शब्द हैं वो अलग अर्थ देंगे, ठीक है ना। सुनिए आप लोग, वे यौगिक शब्द जिसका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से बनता है, इनका अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। देखो योग तो है ही है, यौगिक शब्द तो है ही है, योग का मतलब यौगिक, ये शब्दों से जुड़कर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग अर्थ देने वाले हैगा होगा इसका। और दूसरी बात, ये शब्द हैं जो किसी के लिए रूढ़ हो गए हैं, किसी के लिए रूढ़, रूढ़ का मतलब किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए वो फिक्स हो गए हैं, इसलिए वो उनको रूढ़ कहते हैं। तो इसलिए इन शब्दों का नाम है योग रूढ़। योग से तो बने हैं लेकिन वो किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं। कैसे रूढ़ हुए समझिए। पीताम्बर आया शब्द देखो, दशानन, जलज, जलज। अब देखो आपने क्या बात नोटिस की यहाँ पे, ये कौन से उदाहरण है सब?
कोई बता सकता है किसके उदाहरण है सब? वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे। देखो, ये सब उदाहरण है बहुब्रीहि समास के। और बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि तीसरा अर्थ का बोध होता है उसके अंदर, ठीक है ना, अलग अलग अर्थ होता है उनके, ठीक है ना, उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से बनता है। देखो पीताम्बर, ठीक है ना, पीला है वस्त्र जिसके, कृष्ण, तो अलग अर्थ दिए नहीं दिए इन्होंने, सब तो है पीताम्बर, और अर्थ क्या आ रहा है इसका, कृष्ण। सब तो है दशानन, और तीसरा अलग अर्थ और कौन सा निकल रहा है इसका, रावण, ठीक है। 10 है आनंद जिसके, रावण। जलज, जलज जल के अंदर जन्म लेने वाला, कौन, कमल, ठीक है ना। जलद, ठीक है ना, जल से, बादल से पैदा होने वाला, ठीक है ना, बादल, ठीक है ना, जलद, ये हो गया। जल देने वाला, जल का मतलब जल देने वाला, और जलद का मतलब जल में जन्म लेने वाला। आगे देखो, गजानन, लंबोदर, त्रिने, वैश बंकर प्रियांशु, घनश्याम, विषधर। तो आपने समझे होंगे, जैसे कि बहुब्रीहि समास, यहाँ मैंने उदाहरण लिखा भी है ऊपर। योग रूढ़, तो अब देख सुनिए बेटा, ये पीताम्बर कृष्ण के लिए रूढ़ हुआ है, ये दशानन सिर्फ रावण के लिए रूढ़ हो गया है, ये जलद सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हुआ है, ये जलद सिर्फ बादल के लिए रूढ़ हुआ है, गजानंद जो है अपने भगवान है ना गणेश जी के लिए रूढ़ हुआ है, लंबोदर उनके लिए हुआ है, त्रिनेत्र हैं वो शिव जी के लिए, घनश्याम है कृष्ण के लिए, विषधर हैं वो अपने शंकर भगवान के लिए। मुझे बताइए ये शब्द रूढ़ हुए कि नहीं हुए, मतलब उनके लिए फिक्स हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो इसलिए इनको योग रूढ़, योग से तो बने ही हैं, दो शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन वो रूढ़ हो गए किसी विशिष्ट अर्थ के लिए, इनके लिए इसको योग रूढ़ कहते हैं। बेटा कुलदीप तेरा ध्यान देख किधर है, स्क्रीन पे ध्यान देने का